सेशन में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बड़ी ज़रूरी है। रीज़न ऑफ फेलियर और हाउ टू प्लान। इन दो चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। पहली चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये देखना है कि सीएसएस एक बड़ा डिफरेंट सा एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी तरह की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से ये ज़रा मुख्तलिफ है। ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है। This is the exam of your competence. This is the exam of your exercise. This is the exam of your proficiency. This is the exam of your in depth, what is in your heart and what is in your mind. अगर आपने दो सेशन मेरे पहले देखे हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है, द बिगेस्ट हर्डल, द प्राइम हर्डल फॉर एनी फेलियर जो मैंने फील किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। द बिगेस्ट हर्डल इज इंग्लिश। अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज ना आना है उसकी आप यूँ समझ रहे हैं कि जो लोग बुक से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बुक से इंग्लिश सीख रहे हैं, टेक्निकल इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको बड़ी शदीद प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश को ना सीख पाए हैं, ना इंग्लिश को कोप कर पाए हैं, ना उससे कोई बेनिफिट। ये इंग्लिश ने उनको इतना इतना मुश्किल में डाल दिया है। रीज़न ये है कि वो बेचारे एक उनको मशवरा देता है कि आप ये कर लें, दूसरा उनको मुफ्त मशवरा देता है ये कर लें, तीसरा उनको पेड मशवरा मिलता है कि ये कर लें। और जो लोग इंग्लिश सीख लेते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि यार इंग्लिश सिखाना कैसे है। तो लैंग्वेज एक ऐसा इशू है कि जब वो लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो समझते हैं पता नहीं क्या वजह है कि मुझे चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा वो लिखना चाहते हैं, बीच में ट्रांसलेटर बिठा लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो स्टूडेंट्स की फेलियर की है, वो इस इंग्लिश के हाथों मारे जाते हैं। अब इस रीज़न को हम कैसे कोप करेंगे ये मैं आगे बताऊँगा। लेकिन ये ऑनेस्टी के साथ आपको बताता हूँ कि जिनको इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर है, वो लोग इसके अंदर पूरी तरह बेचारे परेशान, मुश्किल में आ जाते हैं। और मेरा पहला टारगेट ये होगा कि आपको ये बैरियर मैं हटा दूँ, आपको ये बैरियर मैं पीछे इससे जान छुड़ा दूँ। ये बैरियर आपके लिए मेरे बाद इस ट्रेनिंग जो आपकी 5 महीनों की ट्रेनिंग होगी, हफ्ते में ट्रेनिंग कैसे होगी ये बात की बात है। महीने में ट्रेनिंग कैसे होगी बात की बात है। असाइनमेंट कैसे हम प्लान पर आएँगे जब पहले हम रीज़न्स को देखते हैं। अब वो लोग जो आपको मशवरा दे चुके हैं फॉर द गॉड सेक, उनके मशवरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए जब आपने ट्रस्ट किया है, जब आपने बिलीव किया है कि जिस कश्ती पे मैं बैठा हूँ, जिस कश्ती पे मुझे चलना है, इस कश्ती पे बैठने के बाद आपने हर वो तरीका, हर वो रास्ता, हर वो ऑप्शन जो इससे पहले था, देखिए उसकी रीज़न मेरे पास एक लॉजिक है। सीएसएस का 3% रिजल्ट होने की वजह क्या है? आप ये देखें कि बहुत से लोग जब आप अकेडमी में जाएँगे, किसी टीचर के पास जाएँगे, खुद तैयारी करेंगे, सबसे बड़ी रुकावट आपको ये आएगी कि आपने इंग्लिश को कोप करना होता है और वो इंग्लिश आपके काबू में नहीं आती। कहीं टेंसेस रुकावट बन जाते हैं, कहीं प्रेपोज़िशन रुकावट बन जाती
जाती है, कहीं टेक्निकल और बहुत सी चीज़ें, सेंटेंस स्ट्रक्चर रुकावट बन जाता है। और उसकी रीज़न ये भी होती है, जो स्कूल थे, जिन्होंने इंग्लिश सिखानी थी, वो फेल हो गए। जो कॉलेजेस थे, जहाँ से इंग्लिश सीखनी थी, वो फेल हो गए। जो हत्ता के ज़ुल्म का आप अंजाम देखें इन इंस्टीट्यूट्स का माज़रत के साथ, कि सब्जेक्ट इंग्लिश में है और पढ़ाओ वो उर्दू में रहा है, समझाओ वो उर्दू में रहा है। सब्जेक्ट इंग्लिश में है और समझाने के बाद वो हमसे मांग इंग्लिश में रहा है। सब्जेक्ट इंग्लिश है, करंट अफेयर्स हैं, उर्दू पे बात हो रही है। ठीक है, उर्दू पे बात हो, बट समहाउ कुछ पार्ट उनसे इंग्लिश में पार्ट प्ले किया जाए, सो दैट कि उनकी जो प्रोफिशिएंसी है, जो उनके अंदर जो एबिलिटी है, वो इंग्लिश में डेवलप हो। सो अब इंग्लिश एक ऐसा इशू है जिसने आपकी राह में रुकावट बनी है। गाइडेंस, गाइडेंस से आप यूं मुराद ले लें, जिन्होंने आपको सीएसएस के बारे में गाइड किया है, सबसे पहले सीएसएस का खौफ भरा है। सीएसएस के बारे में आप पर प्रेशर आया है, आप पर फियर आया है, तो वो बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत बड़ा। बड़ा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके बच्चा उस सीएसएस को करता है। और जी ये तो टॉपर्स का काम है, फला फला फला। आप इसकी एक सीरीज देख लें कि आपको सीएसएस से डराने वाले, सीएसएस का रोब डालने वालों में एक तादाद होगी जिन्होंने गाइड किया है, जो सीएसएस के बारे में जानते थे। और जो सीएसएस कर जाता है, अब वो वहां आके पिक्चर चेंज हो जाती है। अच्छा, पिक्चर चेंज ऐसे हो जाती है, वो दूसरों के ऊपर अहमियत बढ़ाने के लिए इसको कहते हैं बड़ा मुश्किल एग्जाम है, बड़ा टफ एग्जाम है। अल्लाह के बंदो, सब के सब चीजें टफ है। कौन सी चीज दुनिया में आसान है? कौन सी चीज? टेंथ आसान थी जब टेंथ में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आसान थी जो सेकंड ईयर में थे, प्री मेडिकल आसान थी, प्री इंजीनियरिंग आसान थी, फिर मेडिकल आसान है, इंजीनियरिंग आसान है। तो कुछ मुश्किल नहीं है उसके लिए जो तय कर बैठे कि मैंने करना है। अब ये जो फियर क्रिएट हुआ, एक तो इंग्लिश ने आके आपको पहले दबाव डाला कि जनाब मैं आपको सीएसएस क्लियर नहीं करने दूंगा, और वो बड़ी कामयाब रही है ये लैंग्वेज हमें रोकने में, हमारी ग्रोथ रोकने में। कि एक तो इसको सिखाने वाले इसको टेक्निकली सिखा रहे हैं, और इसको बजाय वो जो असली तरीका है सिखाने का, उसके बजाय उस तरीके से सिखा रहे हैं जिस तरीके से ना कोई सीख पा रहा है, ना कोई बोल पा रहा है। और अगर कोई दो चार दाने अच्छा पढ़ जाते हैं, अच्छा लिख जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ देयर गुड टीचर्स, गाइडेंस ने काम ये किया कि सबसे पहले खौफ भरा। जिन्होंने सीएसएस को, बड़ी गौर तलब बात, जिन्होंने सीएसएस को ऐसे लिया कि सीएसएस उनके लिए एक रोग बन गया कि यार सीएसएस बड़ी पहाड़, उन्होंने सीएसएस को सर पे ले लिया। अब वो सीएसएस के साथ सीएसएस के फियर का भी मुकाबला कर रहे हैं, इंग्लिश के साथ भी, दो चीजों का मुकाबला कर रहे हैं। फिर गाइड करने वालों ने ऐसा गाइड किया कि जो सीएसएस के 12 सब्जेक्ट हैं, 6 कंपलसरी हैं, और 6 कंपलसरी के बाद 6 ऑप्शनल हैं। वो बेचारा ऑप्शनल सब्जेक्ट में गाइडेंस में मार खा गया। गाइडेंस भी हुई उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, मार खाई। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्या किया? अच्छा जी, वो मैथ में बहुत अच्छा था, उसने मैथ रख लिया। अच्छा, अब ये जो ये बात है, इसको आपको यूँ समझना होगा कि ये जो मैथ की बात मैंने आपसे की है, या फिजिक्स की बात की है, साइंस सब्जेक्ट्स की बात की है, वो मैट्रिक का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, और एमएस का भी दे सकते हैं, पीएचडी क्वेश्चन भी आ जाता है। और वो तो ग्रेजुएशन करके आया है सीएसएस। अब ग्रेजुएशन के बाद जो अप्लाई करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ये साइंस। तो वो बेचारे समझते हैं मैं कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर, और वो रख भी बैठते हैं वही। तो उनको उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छी गाइडेंस भी नहीं है, ऊपर से इंग्लिश भी है, मुसीबत डबल हो गई।
मुश्किल में ये काम भी हो गया, वो तैयारी भी नहीं कर पाते। इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। मैं एक बात तो आपको पहले से बताता था, लेकिन अब यहाँ पर आके इसको हाईलाइट करना ज़रूरी था। बहुत से स्टूडेंट्स का माइंड ही ऐसा बना दिया गया कि सीएसएस आप तो कर ही नहीं सकते। यार कहीं लोकल कहीं जॉब क्लर्की की अप्लाई करो, यहाँ कहीं लोकल जॉब करो। हमें डिस्करेज किया जाता है ऑफिसर्स बनने की, ऑफिसर्स नहीं बन सकते आप। फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली, इससे आप कितना एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो 1, डिसएग्री करते हैं तो 2 बता दें। फिर मैं आपको डिसएग्री की भी रीज़न बताता हूँ। ऑनेस्टी के साथ चलें, ऑनेस्टी के साथ चलते हैं आदत, कि हम मानते हैं कि यार हमें फैमिली में एनकरेजमेंट नहीं मिलती। नाइफ आप कहते हैं कि फैमिली में एनकरेजमेंट मिलती है, आप लकी हैं। तैमूर आप लकी हैं कि अफ़सर बनो, और बड़े वो लकी खानदान हैं जो अपनी फैमिली को प्रमोट करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपको डिस्करेज नहीं कोई कर रहा, आपको एनकरेज कर रहा है फैमिली में, दोस्तों में, कि यार अफ़सर बनो, ट्राई तो करो, 3 चांस ट्राई करो, 1 चांस ट्राई। अच्छा, हालत ये है खुदाया, क्या आपको बताऊँ यार, अपने दुःख दुःख फलोरने वाली बात है। इस वक़्त आज़ादी का वो तराना बजता था रात को कि जी पाकिस्तान आज़ाद हो। अफ़सोस और दुःख के साथ आपसे बात करता हूँ। वजह ये है, यार गुलाम इब्ने गुलाम रहेंगे। क्या हमारे नसीब में क्लेरिकल जॉब ही रह गई है? क्या हमारे नसीब में प्राइवेट जॉब्स में धक्के खाना रह गए? होता ये है कि अप्लाई ही नहीं करते, उम्र गुजर जाती। आज करता हूँ, कल करता हूँ, आपके कई दोस्त होंगे, आज करता हूँ, कल करता हूँ, सुबह करता हूँ, इस साल करता हूँ, अगले साल तैयारी नहीं है, मैं ये कर लूँ, वो मसाइल है, वालिद साहब बीमार हैं, वालिदा बीमार हैं, फलां ये मसला है, फलां ये उलझन है। रुकावटें, रुकावटें, इतनी रुकावटें कि आपको आखिरकार आप अप्लाई, अगर अप्लाई कर लेते हैं, अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर दूसरी मुश्किल आपके लिए ये खड़ी होती है कि जब अप्लाई कर लिया जनाब, पहला पेपर देने गए, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, अपना कैम ऑफ कर लीजिएगा सारे, डिस्करेजमेंट। एक मेंढक था जंगल में, बूढ़ा मेंढक था। जब बारिशें नहीं हुई तो उसमें से काफी सारे मेंढक आके अपने सरदार के पास आके बैठे। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो हमें जिंदा रहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो शहर की तरफ जाना चाहिए। उसने कहा शहर की तरफ जाएंगे, लेकिन रास्ते में गड्ढे हैं, और ऐसे गड्ढे हैं कि जिनमें से आप अगर गिर गए तो वापस नहीं निकल सकते, इल्ला माशाअल्लाह कोई निकल आए तो निकल आए, लेकिन अगर आप गिर गए तो वापस निकलना मुश्किल है। तो बच बचा के निकलना और शहर तक पहुंचना, कहीं तालाब मिल जाए। बड़ी जबरदस्त एक स्टोरी है, हिकमत और दानाई से भरी हुई, जिसके अंदर से आपको जिंदगी ये रहनुमाई मिलती रहेगी किसी की तरफ से, किसी की मेहरबानी से। और वो ये रहनुमाई थी कि उसने कहा कि चलो चलते हैं, कुछ तो रह गए। उन्होंने कहा जी हम तो इधर ही बारिश का इंतजार करेंगे, वी विल नॉट स्ट्राइक फॉर अपॉर्चुनिटी, वी विल नॉट टेक फर्स्ट स्टेप। वो रुक गए, वी विल वेट फॉर दिस फॉर्चून, के वो हमें आके, वो ये कानून भूल रहे थे कि अल्लाह ने पहला कदम उठाने के लिए मुझे कहा है, जान मारने के लिए मुझे कहा है। ये भी तकदीर का, इंसान का अज़म इंसान की तकदीर का हिस्सा है। तो अब वो जो एक एग्जाम्पलीफाई किया है उस स्टोरी को, उसने, ये कहता है कि वो चल पड़े, और कुछ जो है वो गढ़ों से बचते, आखिर एक गड्ढे में कुछ मेंढक गिर गए, और जब मेंढक गिरे तो
जो नीचे वाले थे वो कुछ कोशिश करते रहे तो कुछ दब गए। एक मेंढक मुसलसल कोशिश करता रहा। ऊपर जो बच गए थे उन्होंने उनको लान-तान शुरू कर दी। कर्ज़ करना शुरू कर दिया। आप तो बाहर नहीं निकल सकते। आपको देख के चलना चाहिए था। आपको पता नहीं था यहाँ खड्डा है। और जो नीचे वाले थे, वो एक-दूसरे को यार तुम्हें नज़र नहीं आया, तुम इस तरफ नहीं, तुम मुड़ जाते तो मैं बच जाता। एक-दूसरे को वो गिला-शिकवा शुरू कर दिया। एक जो मेंढक था वो मुसलसल जंप करता ऊपर जाता। जो साथ वाले थे उन्होंने कहा यार इसको पता नहीं है कि अब हम निकल तो सकते नहीं हैं और जब हम निकल नहीं सकते तो फिर हमारे पास बचता क्या है? फिर बैठ जाते हैं यहीं अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं। जैसे-तैसे हैं इसी पे गुज़ारा करते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा यार ये बार-बार आके सर पर टक्कर मार रहा है। एक ने कहा यार तुम ज़रा इसको ऊपर जाओ ना, इसको टक्कर मारो ताकि ये दाएँ-बाएँ कहीं गिरे और इसे पता चले। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो उठा, उसने जंप किया, टाइमिंग ऐसी थी कि जो ऊपर वो उसने भी जंप किया, वो नीचे आ रहा था, इसके साथ लगा और बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो बाहर वालों ने कहा वाह वाह! क्या जंप थी, क्या आपकी क्या अप्रोच थी आपकी, क्या बात है यार, वो कामयाब हो गए तुम तो वो हिला ही नहीं अपनी जगह से। वो उसको लेके सरदार के पास गए, जी ये वाकया हुआ। सरदार ने कहा कि ये बड़ा खुशकिस्मत मेंढक है, जो आपसे बच गया है और नीचे वालों से बच गया। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये ये बहरा मेंढक है, पंजाबी में जिसको कहते हैं डोरा मेंढक है। तो वो डोरापन उसको बचा गया, अगर वो डोरा ना होता तो जो नीचे वालों ने डिमोटिवेट किया ये तो जंप ही ना लगाता। और रही सही कसर ऊपर वालों ने की कि वो भी डिस्करेज करते रहे। आखिर क्या हुआ कि ये बाहर आ गया। तो सरदार ने कहा एक और खतरा था इसको, अगर ये खुशी से यूफोरिया से कि मैं बाहर आ गया हूँ फिर जंप लगाता तो फिर नीचे चला जाता। अब कहानी ये बनी कि अगर हमने सीएसएस करना है, 3 चांस है हमारे पास। अगर तो हमने बहरा बन के, डोरा बन के लोगों की ना तो डिस्करेजमेंट पर तवज्जो दी, ना एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको ट्रू हार्टेडली एनकरेज नहीं करेंगे। अच्छा सीएसएस कर रहे हो? यार है तो सीएसएस बड़ा, मेरा एक दोस्त था उसने भी 3 ट्राइयाँ की हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, डिस्करेज करेगा। आपका जो हौसला है, अज़म तो हो गया ना, अज़म को हौसला बचाता है, अज़म को हौसला तक़वियत देता है। अपनी सलाहियतों पर आपको आपको एतबार ना हो, यार मैं कर नहीं सकता। अपनी इरादों पर, अपने इरादा के पुख्ता होने पर आपको मुतज़ल्ज़िल करने के लिए सबसे पहला जो दीवार है, जो टूटेगी, वो हौसला है। अगर आपने हौसला जिसको आप मोटिवेशन कहते हैं, वो अज़म को बचाए रखेगा। इसीलिए कहा जाता है, अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि आप पुरअज़्म लोगों के साथ दोस्ती रखें। ऐसे लोग अल्लाह ने दुनिया में रखे होते हैं, ऐसे इंसान रखे होते हैं जिनका अज़म पहाड़ों की मानद होता है, चट्टान की मानद होता है। उन पुरअज़्म लोगों के साथ रहने से आपका अज़म बचा रहेगा, क्योंकि इंसान जिस कंपनी में होता है, जैसे उस कंपनी की तरबियत होती है, जैसे उसके ख़वास होते हैं, जैसे उसकी तलब होती है उस कंपनी की, वैसे ही वो तलब इंसान के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म होती है, इंसान के अंदर जाती है। अगर ये गिगनेटिक अपॉर्च्युनिटी रखनी है आपने लाइफ, मेरे साथ आपने मेहनत करनी है, जान भी मारनी है, ये खिड़की बंद करनी होगी कि यार कोई ऐसा बंदा जिसने डिस्करेज किया है उससे कट ऑफ हो जाना। ऐसा बंदा जिसने टाँट की है उससे साइड लाइन, अगर साइड लाइन ना हो सकना नहीं हो सकते तो एक कान से सुने दूसरे कान से। उस पे तवज्जो देते गए आप, उसने आपके अज़म पर अटैक करना है। उस अच्छा ये एक तो बाहर से ये अटैक होगा, एक आपके अंदर से भी आपको एक चीज़ रोकेगी। उसने भी आपकी तरक्की का रास्ता रोकना है। उसने भी आपके अंदर से
खलल डालना है, रुकावट डालनी है, तो यार बड़ी मुश्किलात है। सीएसपी क्या मिलेगा? वो देख दोस्त कार में फिर रहा है, सीएसपी तो। और भाई सीएसपी ऑफिसर बनने के बाद 8 साल, आप 4 साल, 2 साल, 3 साल इसको एंजॉय करके देखें। एक सीएसपी की पावर है, एक सीएसपी की अथॉरिटी है, एक सीएसपी की रेम्युनरेशन है। वो जब नीली बत्ती वाली गाड़ी मिलती है ना इंसान को, और बंदा उस पर बैठता है, और फिर खुदा ने उसको खिदमत का पूरा मौका दिया होता है, कर खिदमत मखलूक की। उस वक्त अगर इंसान जंप मार के वापस खड्डे में गिर जाए तो ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन खुदा ने आपको मौका जरूर देना है इंशाअल्लाह ताला। वो फजल खुदा, खुदा आपको नाकाम नहीं होने देगा, मेरा दिल ये गवाही देता है। वजह यह है कि आप एक खालिस नीयत से कि खुदाया तूने मखलूक की खिदमत के लिए पैदा किया। मैं ये समझता हूँ ये जो खिदमत करने वाले लोग थे वो शायद खिदमत कर नहीं पा रहे, मुझे खुदा ये मौका दे, और अगर तू पसंद करता है ये मौका, मैं कोशिश करूंगा तू मुझे मौका दे, मैं तेरी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा, खुदा आपको जरूर मौका देगा, खुदा आपकी मेहनत को रायगानी करेगा। अब जो कमजोर आजम के लोग हैं वो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन में, क्योंकि गाइडेंस भी नहीं होती। अच्छा सीएसएस के लिए कभी भी आपको जो जो गाइडेंस मिलेगी वो तो कहेगी कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करें, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। एक सब्जेक्ट जिस पे मैं कमजोर हूँ उस पर ज्यादा टाइम चला जाता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट या कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ उसको टाइम कम चला जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। अब इसका इलाज ये है कि प्रिपरेशन के साथ अदल किया जाए। काश भाई समझ आ रही है आपको? अदल वो रास्ता है जो हमें कामयाबी तक ले जाएगा। अदल वो रास्ता है, हम एतदाल के साथ चलेंगे, बैलेंस के साथ चलेंगे। अगर हमने बैलेंस के साथ हर सब्जेक्ट को हम कैसे प्लान करेंगे, ऐसे प्लान नहीं करेंगे कि 3% वालों के साथ हमारा शुमार हो, वो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन से मारे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आर्ट ऑफ स्टडी जो है, अगर आपको ये हुनर अल्लाह आपको दे दे, आप इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के बाद आप ये देखें कि उन बच्चों के पास जो कामयाब नहीं हो पाते, आखिरी महीनों में, आखिरी दिनों में तैयारी करके अपने आप को चैंपियन बनाना, अपने आप को बड़ा तुरम खान समझना, अल्लाह के बंदो ये मिसमैनेजमेंट थी। क्यों नहीं मैं समझता कि मैं मिसमैनेजमेंट के साथ मेरी जी टाइम मैनेजमेंट आज बताऊंगा। मिसमैनेजमेंट की वजह से मेरा सारी प्रिपरेशन का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा मैं जॉब करता हूँ, मुझे कैसे प्लान करना है ये सिखाऊंगा आपको। मैं स्टडीज करता हूँ, मुझे कैसे प्लान करना है। मेरे घर में कोई बीमारी है, मुझे कैसे प्लान करना है। मुझे अच्छा अब एक और मुश्किल ये भी है, आर्ट ऑफ स्टडी के साथ साथ मुझे एक और मुश्किल भी है, वो ये है मैं डिजिटल हूँ। अब मैं दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की से फायदा उठा नहीं सकता। मुझे जूम यूज नहीं करना आता, मुझे किसी दोस्त ने नहीं बताया, मुझे फेसबुक सही तरह इस्तेमाल नहीं करना आता, मुझे मैसेंजर इस्तेमाल अपने फायदे के लिए इस टेक्नोलॉजी। मैं कहाँ फंसा हूँ, कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा उनमें वो किताब के अलावा कोई बात नहीं करते। यू नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी हियर। दुनिया 2020 में है, और दुनिया 2020 में बैठकर जितनी जदीद हो गई है, मैं आप कभी ट्विटर खोल के देखें आपको समझ नहीं लगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, किस तरफ ये क्या ट्रेंड, ये क्या चल रहा है। इसका मतलब है मैंने इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, इंटरनेशनल डिजिटलाइजेशन है, उस पर मेरा हाथ ही नहीं है। गूगल डॉक्स क्या है, गूगल शीट क्या है, मेरा पहला जो स्टूडेंट है वो फंसा हुआ है उसमें कि वो बुक्स के अलावा किसी से किसी को ऑथेंटिकेशन उसको
वो कहता है यही ऑथेंटिक चीज़ है, जो किताब में लिखा है वो सच है। भाई किताब किसी इंसान ने लिखी है और एक ने दूसरे से इख्तलाफ किया है, और मुझे तो बहुत सारी किताबें पढ़नी है। मेरे पास तो 5 महीने हैं, किसी के पास 1 महीना है, किसी के तो 2 महीने हैं। अब सिवाय कॉम्पैक्ट स्टडी के, सवाए स्मार्ट स्टडी के मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर मैं डिजिटलाइज भी ना हुआ तो मेरा दूसरा स्टूडेंट जो पहले एक पहला स्टूडेंट फोन पे और मैसेज पर है, दूसरा स्टूडेंट उसने बड़ी जान मारी है, उसने बड़ा एडवांस होने की कोशिश की है, लेकिन वो व्हाट्सएप में फंसा हुआ है। बार बार ये कहता है जी मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेज दें, व्हाट्सएप पे मुझे वो व्हाट्सएप पैकेज कराता है। व्हाट्सएप के अलावा उसे किसी दुनिया का नहीं पता। व्हाट्सएप ग्रुप्स का पता है, जो मर्जी करा लें, व्हाट्सएप के बारे में वो मास्टर है। लेकिन मैं व्हाट्सएप का सीएसएस में क्या कर लूंगा? मुझे तो कंप्लीट डिजिटलाइजेशन चाहिए। मैंने तो वेबसाइट्स को फ्लोरना है, मैंने तो एक्सप्लोर करना है वो नॉलेज जो मुझे थोड़े से टाइम में मुझे इक्विप्ड कर दे। तो मुझे डिजिटलाइजेशन के अंदर अगर मेरी कमांड नहीं, मैं वहाँ मार खा जाऊंगा। वो मुझसे इंटरव्यू में सवाल करते हैं, तो वहाँ जब एडवांस क्वेश्चंस होते हैं तो मेरा वहाँ पे जवाब होता है ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मुझे नहीं पता। तो अब मैं हर स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि इंग्लिश के बाद, गाइडेंस के बाद, ऑप्शन सब्जेक्ट में मिस्टेक्स के बाद, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के बाद, टाइम मैनेजमेंट, फला मैनेजमेंट, फला मैनेज, आर्ट ऑफ स्टडी भी नहीं आता, डिजिटलाइजेशन भी नहीं है। आगे मुझे इस चीज में रोकना होता है। डाइवर्जन क्या है? डाइवर्जन के बारे में 1-2 मिनट आपको देता हूँ। डाइवर्जन ये है कि फेसबुक मेरा टाइम खा जाता है। डाइवर्जन ये है कि दोस्तों के साथ गप्पे मेरी टाइम खा जाती है। डाइवर्जन ये है कि मुझे मेरा शौक ले डूबा है, जिधर मेरा शौक है मैं उसी में इन्वॉल्व हो गया और अपने असल मकसद को भूल गया, अपने असल ऑब्जेक्टिव को भूल गया। अब जब मैं असल ऑब्जेक्टिव को भूल जाऊंगा तो एक वीडियो जब मैं देखूंगा खाने बनाने की, तो फिर मुझे 1-1.5 घंटा तो मेरा ये टाइम ब्रीचिंग है, ये मुझे टाइम ब्रीचिंग भी। और फिर मुझे वो जो लर्किंग डेंजर है, वो जो मंडलाता हुआ खतरा है मेरे नजदीक, वो ऊपर से चढ़ता आ रहा है। इंग्लिश भी नहीं, गाइडेंस भी नहीं, ऑप्शन सब्जेक्ट्स भी नहीं, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन भी नहीं, आर्ट ऑफ स्टडी भी, डिजिटलाइजेशन भी नहीं है। और डाइवर्जन मुझे कभी इस तरफ डी ट्रैक करती है, कभी उस तरफ डी ट्रैक करती है, और मैं असल मकसद से फोकस, मेरा फोकस नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, बार बार फोकस करता हूँ, फोकस नहीं रहता। हालांकि मैं पैशनेट भी हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस नहीं रहता। कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ शौक हैं जो मुझे डाइवर्ट करते रहते हैं। इसके बाद आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या करती है? अब मैं एग्जाम में बैठ गया, जैसी तैसी तैयारी मेरी है, मैं एग्जाम में बैठ, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ये कहती है कि आपने पेपर प्रेजेंट करना। मैं लकीरें लगा रहा हूँ वहां पे, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि भाई अब ये दौर नहीं रहा लाइनें लगाने का। अच्छा जी, पेपर फिर कैसे देना है? वो स्केल से मैंने लाइनें नहीं लगानी? नहीं। अच्छा, काले मार्कर से लिख रहे हैं? भाई किसी ने नहीं बताया कि ब्लू इंक इज असाइंड फॉर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड रूल है। ब्लैक इंक इज असाइंड फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ग्रीन इंक इज असाइंड फॉर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, एंड रेड इंक फॉर चेकर्स एंड टीचर्स। मैं वहां रंग बिरंगे मार्कर यूज करता हूँ, मैंने देखकर हैरान होता हूँ कि यार, अच्छा। अब इनकम्पिटेंस जब शो हो रही हो तो वो ओवरऑल आपके रिजल्ट को, रिटन टेस्ट को डैमेज तो करेगी। इंग्लिश भी नहीं है, गाइडेंस भी नहीं है, आपने सब्जेक्ट भी गलत ले लिए, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन से भी बेचारा जान मार के कहीं आगे, आर्ट ऑफ स्टडी में टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हुई, डिजिटलाइज भी नहीं है, डाइवर्जन से भी गुजरा है, अब एग्जाम में बैठा है और पेपर देने का गुर नहीं आता।
वजह क्या है पेपर देने की, कोरोना आने की, कि किसी ने उसे आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे पेपर था, 2 घंटे 3 घंटे पेपर था, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की घर में। अब अचानक पेपर देने, आर्ट ऑफ अटेम्प्ट कह लें, आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन कह लें, ये तो ओवरऑल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार। ये भी तो एक हुनर है। वो बच्चा रात को तैयारी करके पेपर में बैठा फर 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 लिख रहा है, चलो उसके पास आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो है बेचारा, कुछ तो कोशिश करके वो निकल जाएगा। आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये है कि 6 घंटे पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, 3 घंटे और फिर गैप के बाद 3 घंटे। पेन गिरता है, पेन उठाते हुए मार्कर को, एक 10 रुपए का मार्कर है, एक पेपर के लिए एक मार्कर, बाकी अगर गिरता है तो गिरने दें, खत्म होता है। खोलने और बंद करने में यही टाइम लग जाता है। पानी पीने के लिए बोतल पास नहीं, जाके कूलर पे गया, वहां से वापस आया, पसीना आ रहा है, वो टॉवल नहीं लेके गया साथ छोटे वाला, स्टॉप वॉच नहीं लेके गया या रिस्ट वॉच नहीं लेके गया, टाइम देख रहे, टाइम पूछ रहे, एग्जामिनर को देख रहे। सो ऑल ऑल ऑफ थिंग्स कंसर्न अबाउट इस बच्चे को आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है। और ऊपर से वो जो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, कैसे, मेरा क्वेश्चन, मेरा पेपर 14,000 स्टूडेंट्स थे, पहले वो थे 36,000 अप्लाई किया, और उसमें से 28,000 ने पेपर देने के लिए अपने आप को वहां तक पहुंचाया। जब वो मैनेजमेंट कर चुके, पहुंचा चुके, अब उसके बाद क्या शुरू हो गया कि जब वो पेपर शुरू होता है तो वो बेचारा पेपर देने के लिए 14,000 बच्चों में से 14,000, अब वो कुछ डिफरेंट, कोई यूनिक, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिलीवर करेगा, वही इंफॉर्मेशन उठाई वही लेकर आए। तो वो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन में जो टॉपर होता है वो इतना कम्पैक्ट और इतना फर्टाइल लिखता है, ये फ्लफी कंटेंट लिख रहा है, बीच में गप्पे भी हैं, और वो टू द पॉइंट, कंसाइज, और वो प्रैक्टिस्ड है क्योंकि वो उसने आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन के तहत घर में प्रैक्टिस की हुई थी, 6 घंटे की, 3 घंटे की। वो पहले पेपर देख के प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस उसको वहां पे, वो प्रैक्टिस में है बच्चा। आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बाद आखिरी चीज जो रहती है, जो मैंने ऑब्जर्व की है पिछले 12 सालों में, और जो मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं की, वो आखिरी चीज बड़ी दिलचस्प है। इस आखिरी चीज के बारे में वो ये काम नहीं करता। उसे पता है कि अगर मेरी तैयारी इतनी है, मैंने स्ट्राइक किया है, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। दूसरी बार अप्लाई करने वालों का गैप 4 सालों का आ जाता है, इसके बाद वो अप्लाई नहीं करते। यानी ये देखा गया है कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करके अगर नहीं सक्सेस मिली, पीछे हट गए, दूसरी बार उसने स्ट्राइक नहीं किया। और मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट्स जो जाते हैं, उनकी परसेंटेज जो मैंने देखी है वो बड़ी दिलचस्प है, और आपको शायद कहीं मिले भी ना, क्योंकि मेरा इन लोगों से, सीएसपी ऑफिसर्स के साथ मिलना मिलाना, और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हो जाते हैं उनके साथ मिलना मिलाना, या ताल्लुक, या जो टॉपर्स थे, तो उससे तय होता है कि उन्होंने ट्राई अगेन का वो जो विजन था ना, उसके तहत उन्होंने थर्ड थर्ड में, किसी ने सेकंड में, बहुत ही को खुश नसीब हों जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ भरपूर और फर्स्ट में निकल गए। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की निकल गए, लेकिन वो डटे रहे, 3 चांस उन्होंने 3 सालों में, 4 सालों में करके सीएसपी अफसर बन गए। अब हम जब इससे आगे की तरफ आते हैं, हमने क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू प्लान।
अब हमने सबसे पहले अपनी मुश्किलात को देखना है और वो मुश्किल जो हमें सबसे पहले तंग करेगी, इन सब में से जो बाकी तो चलो उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो सबसे पहले मुश्किल तंग करेगी वो ये होगी। ठीक है यार, बाकी सारी बातें बाद में। ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, इस पर हमारा पहला हाथ है। हमारा जो अगला सेशन होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर एक-एक सब्जेक्ट को हमने एक-एक सब्जेक्ट को देखना है कि यार ये सब्जेक्ट मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ और मैंने इसको प्रिपेयर उसके बाद मेरे साथ मुझे प्लान करने का मौका मिलेगा कि किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ और किस सब्जेक्ट को मुझे कैसे डील करना है। तो हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का यहाँ पे हम पहला कर लेते हैं केयरफुली सिलेक्शन, केयरफुल सिलेक्शन ऑप्शनल। जो टाइप करते हैं, हाथ से लिखना काफ़ी अरसे से मेरा बंद है, तो वो या तो तेज़ टाइप करते हुए या लिखते हुए स्पेलिंग्स, अब ये सब आपके साथ भी शायद हो, लेकिन आपको ये एरर आ रहे नहीं होगा क्योंकि आपको लिखवाना बहुत है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग योर ऑप्शन सब्जेक्ट। और आप मेरे साथ जितने ऑप्शन सब्जेक्ट्स मैं कर सकता हूँ, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का मैं एक एक्स-रे करूँगा, उसके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको बताऊँगा। फिर आपने डिसाइड करना है कि मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग, किस सब्जेक्ट में वीक, और वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मैं उसको कैसे डील करूँगा। इसके बाद हमारा हाथ होगा आर्ट ऑफ स्टडी पर। आर्ट ऑफ स्टडी में हमने क्या करना है, हमने हफ्ते में 7 दिन है, 2 सब्जेक्ट को 1 दिन में डील करना है। वी हैव टू गो फॉर 4 आवर स्टडीज। अब 4 आवर स्टडीज एट ए टाइम भी हो सकती है, 4 आवर स्टडीज इन पार्ट्स भी हो सकती है, और 4 आवर स्टडीज अकॉर्डिंग टू दी प्लान जो टारगेटेड हम अपना करिकुलम बनाएंगे, उस करिकुलम के मुताबिक हमें दिसंबर से पहले पहले नवंबर में अपने कोर्स को कम्पैक्ट स्टडी के साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ उसको कंप्लीट करना है, ताकि दिसंबर और जनवरी हमारा प्रैक्टिसिंग मंथ में रहे। और जो सीएसएस स्पेशल एग्जाम केपीके के स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए तो ज़ाहिर है उनका तो चांस ही कंसिडर नहीं होता। अब देखें कि वो सितंबर में जो रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट आती है उसमें आपको एज की कितनी रिलैक्सेशन दी जाती है। वो आई होप कि खालिद ने सीएसएस स्पेशल एग्जाम पर आज या कल में आपको यूट्यूब पे वीडियो दे देंगे, आपको ग्रुप में भी, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि यार अगर जाते-जाते मैं इसको ट्राई करूँ, उसमें बहुत चांसेस हैं कि आपको, क्योंकि पेपर भी हल्का होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग इट बिकॉज़ कि उन्होंने बंदों को इन करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग इट कि वो मार्किंग भी इतनी टफ नहीं कर सकेंगे। अब आप यूँ समझें कि आर्ट ऑफ स्टडी में हमने क्या डिसाइड किया, 2 सब्जेक्ट को 12 सब्जेक्ट हो गए हमारे, जब ऑप्शनल के 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, एक कंपल्सरी नोट इट। अगर आप में से कोई बहुत ही एफिशिएंट स्टूडेंट होगा, जिसको आर्ट ऑफ स्टडी का पता होगा, उसने राइट साइड पे अपना एक राइटिंग पैड या जो जो कि वो सुनेगा और साथ-साथ उसके पॉइंट्स बना रहा होगा। वो ये बना रहा होगा कि मेरा जो
पहला पॉइंट है वो ये होगा कि मैंने एक कंपल्सरी सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है, ये मेरा चार्ट होगा। 7 दिनों में 1 दिन में जो स्किप हो जाएगा, कहीं को मुश्किल आ जाएगी। कमी-बेशी आई तो मैं उसको अरेंज कर दूँगा, लेकिन एवरेज मुझे 4 घंटे स्टडीज़ की तरफ जाना है। स्टडीज़ से मुराद उसमें पूरी एक्सरसाइज़ और उसमें काम है, जिनमें 1 घंटा आपका सेशन पर 1 डेढ़ घंटा गुज़र सकता है। मैं लाइव क्लासेस के अलावा फेसबुक के मैसेंजर पर आपका ग्रुप बना रहा हूँ, सो दैट कि आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर भी आप अवेलेबल हों। इसी तरह मैं आपका व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बनाऊँगा, जहाँ पर जो व्हाट्सएप के शौकीन लोग हैं, चलो वो व्हाट्सएप पर भी चीज़ अवेलेबल हो सकता है वो मैसेंजर पर ना आते हों। लेकिन वो उनको भी आर्ट ऑफ स्टडी में जो हम पहली चीज़ करने जा रहे हैं, वो आ रहा है लाइव सेशन। ये फेसबुक सेशंस भी होंगे। अगर आप लाइव ना सुन सके तो आपके पास ग्रुप में रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। आप जब फारग हो हसीब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है हसीब? अगर आ रही है तो 1 प्रेस कर लें। लाइव सेशंस में फेसबुक के भी लाइव सेशन में फेसबुक के भी ग्रुप उस पे लाइव आ सकता हूँ। अगर आप ना सुन सके बाद में आपने सुन वो ज़रूरी कोई बात होगी। हो सकता है कोई करंट अफेयर्स का ऐसा इश्यू है जिसमें मैं आपको डिबेट दूँ। और फिर मैं आपसे कोशिश करूँगा, एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप उस हेल्दी डिबेट में एज़ ए ऑफ़िसर देखें, अब हमें अपनी ऑफ़िसर की टोन भी रखनी है। थैंक यू वसीम। अब मुझे टोन भी रखनी है ऑफ़िसर की। मेरा चाल-चलन भी ऑफ़िसर जैसा होना चाहिए यार, मुझे खाना भी वैसे खाना पड़ेगा। मुझे उठना भी वैसे पड़ेगा। मुझे एज़ ए सीएसपी ऑफ़िसर के तहत अपने बहन-भाइयों से ट्रीट भी करना पड़ेगा। मुझे अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू में अब मुझे वो वो जो स्टाइल था मेरा, उस स्टाइल पे भी मुझे थोड़ी चेंज लानी पड़ेगी। मुझे अपनी कम्युनिटी में भी चेंज, सो दैट कि मेरा मेरा ब्लेंड बने, ब्लेंड मेरा दिमाग उन पढ़े-लिखे, बाखबरदार, एफिशिएंट अर्ली बर्ड्स की तरह मेरा दिमाग भी काम करे, तब जाके मेरे अंदर वो चीज़ आएगी, वरना मुझे इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंदर लोगों को नहीं समझना, अब मुझे कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को समझना है। अब मुझे हिस्ट्री को समझना है, किस एंगल से ये चीज़ आई। अब मुझे हर एंगल से सोचना, अब मुझे छोटी सोच से बचना है। अब मुझे नेगेटिव सोच से बचना है, और अब मुझे अगर क्रिटिक्स भी करनी है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। लाइव सेशंस में ये होगा। अब उसके बाद है मैसेंजर का ग्रुप आएगा। अब मैसेंजर का ग्रुप मुझे क्या देगा कि अगर किसी को अ, कोई बात करनी है तो वो उस अगर फ़र्ज़ किया इस ग्रुप में वो कोई कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहता है, जो करंट अफेयर्स का है, इंग्लिश का है, कंपल्सरी सब्जेक्ट में किसी का है, तो वो पॉइंट डिस्कस करेगा। अगर वो उसकी अपनी ही राय है, तो लिखेगा आखिर में इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन या इन माय ओपिनियन आई एम ओ, इन माय ओपिनियन ये मेरी ओपिनियन। अगर उसने कोई रेफरेंस भेजा है, तो वो फिर वो वेबसाइट का लिंक भेजेगा कि ये वेबसाइट थी, यहाँ से मैंने, तो अगर मैं मेरी टीम समझेगी ज़रूरी, तो वो उसको टैग कर देगी कि यस, मेरा भी टैग आ जाएगा, यस ये बात ठीक है। अगर नहीं तो फिर मैं ऐसे कहूँगा कि लीव इट, ये आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दें। या फिर मैं कोई आपको वो लिंक या मैं वो कोई चीज़ आपको भेजूँगा कि ये देखें, इससे स्टडी करें, इसको देखें। अब आर्ट ऑफ स्टडी में हम वीडियोज़, यूट्यूब की वीडियोज़ भी आपको बताएँगे कि ये वीडियो देखें, इसको देखें। आप अपने तौर पर भी देख सकते हैं, हम भी आपको रिकमेंड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप के तहत भी वही मैंने
करेंगे। आपने आपके साथ फीमेल्स भी हैं, आपने एथिकली साउंड रहना है हर हाल में। और उस एटीट्यूड को मैं फ्रेगनेंस के तौर पे फील करूं, कितनी अच्छी एक गुलदस्ता सा बनाया मैंने। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन आपको इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए दिलो जान से एक दूसरे की कोर ऑफ द हार्ट में आपने एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। यहाँ जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी बंदे को नॉलेज अगर वीक है, मैं आपको डिकोरम से बता रहा हूँ, अगर किसी बंदे का नॉलेज वीक है और वो बेचारा अभी न्यू भी है, या अभी लर्निंग स्टेज से, या डिजिटल नहीं है, या उसका अभी वो अप्रोच नहीं है उसकी अभी, आपने बाजू बनना है, बाजू। ऐसा ना हो कि आप उसको, क्योंकि बंदे का मूड बंदे को अगर ड्राइव कर रहा हो, बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूँ, आप मूड के, या मैं और आप फिर मूड के गुलाम हैं। मूड को अपना गुलाम रखना है कि भाई मेरा मकसद अजीम है, छोटा मकसद नहीं है, खुदारा मेरे मुझे तंग ना करो। मूड को अपना गुलाम रखना है, ख्वाहिश को अपना गुलाम रखना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सुन्नत के पीछे पड़ जाए। ख्वाहिश को नौकर बना के रखना है, ख्वाहिशात का नौकर नहीं बनना। अपने जो सबलिम है, जो आपका डॉक्ट्राइन है, उस डॉक्ट्राइन के तहत कुछ सेक्रीफाइस चलेंगी आप, कहीं हेल्प करनी पड़ेगी, कहीं हेल्प लेनी पड़ेगी। और फिर पेशेंस। पेशेंस तो पेशेंस इज सपोज टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रेनिंग। आपको अगर नहीं जवाब मिला कहीं से, वेट फॉर इट। someone is searching for you, someone is someone is going to kick hard for that information। और अगर वो उसको भी नहीं मिल रहा तो यू हैव टू वेट फॉर इट, बट डोंट लीव। हम उस चीज को छोड़ेंगे नहीं, जो चीज आपको अगर नहीं क्लियर हो तो इसको लीव कर दे। जब मैंने कह दिया लीव कर दे तो लीव इट। कहीं और हो सकता है उसकी स्टेज ना हो सकता है उसकी रीजन ना हो सकता है आपके लिए ये चीज फजूल हो। तो आपने काइंडली एक गुड लिसनर की तरह एक गुड व्यूअर भी बनना है। गुड लिसनर तो सुना होगा आपने, गुड व्यूअर भी होता है कि पेशेंस के साथ चलना। हो सकता है वो स्टेज ना हो, आपने इसको रिपीट करना है। क्योंकि आधी दुनिया सीएसएस को एक एक एग्जाम समझती है, मैं इसको एक खेल समझता हूँ। उसकी रीजन ये है कि वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपने कुछ बताना है। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया, सही बताया, बेहतरीन बताया, यू विल बी इन टॉप 10, यू विल बी इन टॉप 20। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, आपकी डेडिकेशन और मेरी टीम की कोरिलेशन आपको टॉप 10 टॉप 20 पोजीशंस को में इस ईसीटीआई ने टॉप करना है। मेरा ये विजन है, मेरी ये ख्वाहिश है। मैं आपके लिए रातें जागूंगा। आई एम गोइंग टू कमिट। मैं आपके लिए तकलीफ उठाऊंगा। मैं सर्व करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, अपनी चाकरी या आप वो पीर बन के जिस तरह कहते हैं, वो लीडर टाइप बन के मैं यहाँ नहीं आया। आप मेरे स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन आप मेरे छोटे बहन भाई हैं। और इसको एहतियात से, ये जो अल्लाह ने आपको और मुझे मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, इसकी डिग्निटी को देखते हुए अगर आपने मेरा साथ दिया, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन है, वो नहीं मायूस होने देंगे आपको, वो नहीं आपको गिरने देंगे, वो आपकी कश्ती को डूबने नहीं देंगे। मेरा ईमान है इस पर, मैं खुद इससे गुजरा हूँ। बन सकता था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। रिकमेंड होने के बाद मैंने एक चीज को छोड़ दिया है। तो अब आप जिस स्टेज पर भी हैं, आपके साथ ऐसे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी घुट्टी में सीएसएस डाल दी है। सीएसएस का असली टाइम था ग्रेड 7। यहाँ रिजवान बैठे हैं, ग्रेड 7 में किसी ने जिक्र किया, किसी ड्रामे में जिक्र किया, पीछे पड़ गए यार सीएसएस क्या होता है। और आप दाएं बाएं पूछ के देखें किसी से, कोई आपको कहेगा कि यार ये सीएसएस क्या होता है। अच्छा सीएसएस, उनको तो ये नहीं पता
ये असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बनता है? तो वो बेचारे क्या सीएसएस को, वो तो उनको अचानक पता लगता है। तो आपने इस चीज़ को अपने अंदर हज़म करना है कि ये ग्रुप आपकी बेनिफिट के लिए बना। व्हाट्सएप ग्रुप के बाद आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट ईसीटीआई पाकिस्तान। मुझे खुदा ने जितनी सलाहियतें दी हैं, मैं अभी 2-3 दिन के लिए, शायद 4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। वहाँ से भी लाइव सेशन होंगे। पीछे भी आपको एक 1-2 सेशन की मैं कोशिश करूँगा सेशन होने की, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ये है कि आपको सबसे पहले उन चीज़ों पे ले आऊँ, जिन चीज़ों से मैं मेरे इक्विपमेंट्स पूरे हों, उसके बाद मैं आपके साथ आगे आपको ईसीटीआई पाकिस्तान, ये मैं वेबसाइट आपके सामने खोलता हूँ। इस वेबसाइट पर आपको पीडीएफ की मैक्सिमम बुक्स मिल जाएँगी। आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो डाउनलोड करें, आप चाहें तो इधर ही पढ़ें। इसमें आपको पास्ट पेपर्स मिलेंगे, बुक्स के बाद पास्ट पेपर्स मिलेंगे। अब आते हैं जनाब उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैं आपको लाना चाहता था। लास्ट फ्यू पॉइंट्स रह गए। ईसीटीआई के वेबसाइट से आपको चोली दामन का साथ हो, क्योंकि मुझे डिजिटली बहुत से दूर हैं, जो मेरे करीब हैं उनको तो चलो मैं रोज़ मिलता हूँ या दूसरे दिन मिलता हूँ, वो तो एडवांटेजेस ले सकते हैं। फिर वो लोग जो दूर हैं, वो कैसे इस अल्लाह के बंदे से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो वो मेरी साइट पर जो मैंने एसेंस डाला हुआ है, जो चीज़ें डाली हुई हैं, वो उसको उठाए। अच्छा, यहाँ पर आपको आर्ट ऑफ स्टडी के अंदर आखिरी बात करता हूँ कि आर्ट ऑफ स्टडी में ईसीटीआई के अलावा आपको कुछ सीएसपी, एक्स सीएसपी ऑफिसर्स हैं, उनका मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँगा और वो आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर या डिफरेंट करिकुलम पर जो गेस्ट स्पीकर होंगे, वो भी आपके साथ आपको सीएसपी ऑफिसर्स होंगे, वो भी आपको आके गाइड करेंगे। उनका एक्सपोज़र मे बी उनमें कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने सीएसएस की ट्रेनिंग कराई हो पास्ट में, या उनको सीएसपी ऑफिसर्स को एकेडमी में ट्रेन किया हो। मेरी बात समझ रहे हैं तो वन वन प्रेस करें सो दैट कि मैं आपको एक्टिवेट देखूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आदिल, क्लियर है ना? वो लोग आपको हेल्प करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट पर आएंगे। आपने बेहतरीन उनसे फायदा उठाना, चाहे वो लाइव आए या रिकॉर्डेड वीडियोस की सूरत में आपके पास आए। आपने उनसे फायदा उठाना है ताकि आप। अब आते हैं जनाब तीसरी चीज। ये जो आपकी आर्ट ऑफ स्टडी है, इसके बाद आपकी आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। प्लान बताना जरूरी है, अगर प्लान में ही गड़बड़ हो जाए आपको, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपको प्लान बताना। मेरे स्टूडेंट्स का पेपर ऐसा होगा जो, जब आपसे मैं हैंड राइटिंग की बात आएगी, सबसे पहले मैंने आपकी हैंड राइटिंग को इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा ऐसा बना देना है
कि लोग आपसे, मार्क माय वर्ड्स, लोग आपसे हैंडराइटिंग सीखने के लिए ट्यूशनिंग लेंगे, पूछेंगे हमें भी सिखा दो। आपने स्कूलों कॉलेजेस में जाकर वो ये बताना भी है कि ये ऐसे लिखते हैं और ये है, ये बातें, ये जो मैंने आपको बताई, ये एक सेशन की मार है आपकी, आपकी हैंडराइटिंग। अब उसके अलावा 30 ऐसी चीजें हैं इसमें, प्रेजेंटेशन के अंदर 30 चीजें ऐसी हैं जो मैं 10 साल से टॉपर्स को सिखा रहा हूँ, वो टॉपर्स बन रहे हैं। तो वो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन आपके पेपर को ही मुख्तलिफ बना देगा, अटेम्प्ट को ही ऐसा बना देगा कि वो देखने वाला कहेगा सादगी है इसमें, इसमें अदल है, इसमें इतदाल है, इसमें क्वालिटी का मटेरियल कहाँ से ले आए, ये कैसे इसने रेफरेंस दिया, ये कैसे इसने ब्रीफिंग दी, कैसे इसने कर लिया। तो आर्ट ऑफ स्टडी हमारा, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन हमारा कोर टॉपिक साथ साथ चलेगा। आखिर में क्वेश्चन आंसर देंगे। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन के बाद जिसके साथ अल्लाह ने मुझे जो हुनर से नवाजा है वो है, मैंने आपको इन 5 महीनों में इंग्लिश का बाबा बना देना, इंग्लिश का मास्टर कर देना आपको। भले आप में से किसी को एबीसी के अलावा कुछ नहीं आता, यकीन के साथ मेरे साथ चलते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आप इंग्लिश से आपकी जान। जो लोग, जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं ना कि यार ये मुझे काटेगी इंग्लिश, ये मुझे तंग करेगी, उनके लिए आज तसल्ली का मैसेज है यार। किस अपनी निस्बत पे नाज करके कहता हूँ कि आप तसल्ली रखें कि 5 महीनों के बाद ये बला आपके टांगों के नीचे होगी, आपके कदमों के नीचे होगी। ये जान, इसकी वजह ये कि मैं 10-12 साल से यही सिखा रहा हूँ, और जिसको एक दफा सिखाया है वो अल्लाह का शुक्र है, वो 28-28 शीट्स लिख कर आया है सीएसएस एग्जाम में और पास करके आया। आज तक खुदा ने मुझे नाकामी से दो चार नहीं किया, किसी की अल्लाह ने मेहरबानी की है। तो मैं आपको तब आपको बता रहा हूँ, ना होती मेहरबानी तो मुझे ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो इंग्लिश का कोर्स ही नहीं है। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल इंग्लिश है उसके गुर आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आपको दूसरों को सिखाने के लिए आसानी मिलेगी। अब आ जाते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसकी तरफ ध्यान भी कम होता है और अटैक भी हो जाता है। जब ध्यान कम हो तो अटैक आता भी वहीं से है, क्योंकि बंदे का लूज पॉइंट, लूप होल वहीं से होता है, और वो है आर्ट ऑफ। आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन में अगर आप कंपैक्ट स्टडी के अंदर चलेंगे, देखें ना, अभी तो मैं यहाँ पर इस ब्रीफिंग में चला जाऊँ कि मैं आपको क्या क्या कराने लगा हूँ, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। लेकिन आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन में आपको नंबर लेने का गुर बताऊंगा, जो कि आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन और आर्ट ऑफ स्टडी का निचोड़ है। आपको बताऊंगा कि क्यों कोई टॉपर बनता है, कैसे टॉपर बनता है, और वो उस 3 घंटे में क्या ऐसा कर जाता है। ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ साथ और क्या ऐसी चीजें हैं, छोटी सी मिसाल देता हूँ। बुक उठाकर एग्जामिनेशन हॉल में मेरा स्टूडेंट नहीं जाएगा, बुक उठा के मेरा स्टूडेंट नहीं जाएगा, मेरा स्टूडेंट रात सारी पढ़ता रहेगा, ये नहीं होगा। याद ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर की बात है। और वो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं टॉपिक्स पे, पॉइंट्स पर आपको बताता रहूंगा। अब मैंने आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन में ये तय किया है कि आप मुझे बाई पोस्ट अपने पेपर, जब आप हल करके, पेपर मैं भेजूंगा आपको, आपने पेपर हल करके घर बैठ के 3 घंटे में स्टॉप वॉच से ऑनेस्टी के साथ मुझे वहां से पेपर हल करके बाई पोस्ट भिजवाने हैं। आप भिजवाएंगे तो 1 प्रेस करें,
नहीं भिजवाएँगे तो 2 प्रेस करें, आपको दूसरा हाल निकालता हूँ, ऑनलाइन फिर पेपर देने पड़ेंगे। जी, हाँ जी। क्या बात है! आपकी कमिटमेंट पर यार अल्लाह आपको कामयाब करे सरोश। नाइफ अल्लाह आपको सीएसपी अफ़सर बनाए और सीएसपी अफ़सर बन के भूल नहीं जाना। ये ना हो कि मैं तलाश करता रहूँ मेरे अफ़सर किधर पहुँचे। भूल नहीं जाना सोहेल, काशिफ़ भाई किधर भूलते हैं। वकास सिद्दीकी भूलना नहीं है। आपसे काम लेना है वहाँ पर जाके। जब आप वहाँ पे ये नहीं कि मैंने कोई लाइसेंस शराब का आपसे लेना है।